एक मुल्क जिसका प्राइम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहे कि इसमें गलत क्या है, जब सवाल पूछा जाए कि एक अकेले आदमी को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का मालिक क्यों बनाया जा रहा है। सिर्फ 9 मिनट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया और उस 9 मिनट के फैसले ने पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता को अपने ही देश का सबसे ऑपरेसिव डिक्टेटर बुलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे उस पूरी कहानी की जो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर चुपचाप मगर बड़े पैमाने पर घट चुकी है। कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान का असली मालिक बना दिया, और साथ ही उस ताज़ा खबर की भी जो अभी 2 दिन पहले सामने आई है। पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं थी। आमतौर पर इस तरह के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बदलावों में हफ्तों महीनों की बहस होती है, लेकिन यहाँ सीनेट में ये बिल सिर्फ कुछ मिनटों में बिना किसी डिबेट के पास हो गया। ऑपोजिशन ने इसका बहिष्कार कर दिया था, इसीलिए विरोध की गुंजाइश ही नहीं बची। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? आसिम मुनीर को एक नया पद दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। इसका मतलब सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि नेवी और एयरफोर्स भी अब सीधे उनके अंडर आ गई है। एक अकेला इंसान तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, इससे पहले ऐसा किसी को नहीं मिला था। साथ ही उन्हें लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी भी दे दी गई, यानी उनका टर्म खत्म होने के बाद भी चाहे कुछ भी हो जाए उन पर कोई केस नहीं चल सकता। और रिटायरमेंट एज वाला नियम भी हटा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में इसे इंस्टीट्यूशनल हार्मनी और नेशनल यूनिटी की तरफ एक कदम बताया। उनका सीधा सवाल था, अगर हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया तो इसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इस एक फैसले ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसे शायद वापस लौटाना मुमकिन ना ही हो। दोस्तों, ये सिर्फ आर्मी की बात नहीं थी। इसी अमेंडमेंट के जरिए एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में मौजूद सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ सालों में कई बार सरकार के फैसले के आड़े आई थी, अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में ताकत सीमित कर दी गई है। इस नई अदालत की जज कौन नियुक्त करेगा? सरकार खुद। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे 1 साल पहले 26th अमेंडमेंट में भी इसी तरह जल्दबाजी में सिर्फ 16 मिनट में पास कराई गई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति भी लेजिस्लेचर की पकड़ मजबूत की थी और सीनियर जज की ताकत कम की थी। यानी दोस्तों, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। ये एक सिलसिला है जो साल दर साल एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर अमेंडमेंट के साथ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थोड़ी और कम होती गई और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की पकड़ थोड़ी और मजबूत होती गई। थिंक टैंक्स और एनालिस्ट इसे बहुत सीधे शब्दों में बयान कर रहे हैं। ORF जैसे संस्थान इसे कॉप बाय स्टैचू कह रहे हैं, यानी टैंक और बंदूक से नहीं बल्कि कानून और कागज के जरिए किया गया तख्ता पलट। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद इमरान खान ने, जो कभी इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी माने जाते थे, आसिम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ऑपरेसिव डिक्टेटर करार दिया है। अब आते हैं उस बिल्कुल ताज़ा खबर पर जो सिर्फ 2 दिन पहले सामने आई। 5 अगस्त को इमरान खान की जेल में 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया जिसमें साफ कहा गया है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने इमरान खान को फेयर ट्रायल के अधिकार से लगातार वंचित रखा है। उन्हें लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनकी मेडिकल केयर और फैमिली विजिट तक भी सीमित कर दी गई है। एमनेस्टी के मुताबिक इमरान खान पिछले 8 महीनों से अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी काफी कमजोर हो चुकी है। दिसंबर 2025 से उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अपने लॉयर से मिलने की भी इजाजत नहीं मिल रही। एमनेस्टी ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि उन्हें बिना शर्त फैमिली और लीगल काउंसिल तक पहुंच वापस दी जाए। इसी के साथ 5 अगस्त को PTI यानी इमरान खान की पार्टी के हजारों सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे। लाहौर में भारी सिक्योरिटी के बीच प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। PTI ने X पर लिखा, 3 साल हजारों दिन जेल की दीवारों के पीछे, उनकी हिम्मत तोड़ने की लगातार कोशिशें, फिर भी वो नाकाम रहे। याद रहे, इमरान खान फिलहाल भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी को इसी केस में 7 साल की सजा मिली थी। दिसंबर में इसी जोड़े को एक और मामले में जो राज्य से मिले तोहफों से जुड़ा था 17 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। यानी दोस्तों, सजाओं पर सजाएं और हर बार कहानी लंबी होती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार नहीं है कि आर्मी इतनी सीधी और खुली ताकत के साथ सामने आई हो।
पिछले 75 सालों में करीब आधे वक्त तक पाकिस्तान पर सीधे मिलिट्री डिक्टेटर्स का राज चल रहा है। बाकी बचे लोकतांत्रिक दौर में भी कमजोर सिविलियन सरकारें ज्यादातर वक्त आर्मी के इशारों पर चलती रही। फर्क बस इतना है, इस बार ये कब्जा टैंकों से सड़क पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर कानून की भाषा में बड़े ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है। कैर्नेगी एंडोमेंट जैसे संस्थानों का कहना है कि इस पूरी मिलिट्री कंसोलिडेशन को अब भी कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसी साल जनवरी में BLA ने एक हाई सिक्योरिटी जेल और पुलिस स्टेशन तक को निशाना बनाया था। यानी एक तरफ सत्ता पूरी तरह एक हाथ से सिमट रही है तो दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। और यहीं से सवाल उठता है, क्या इतनी ताकत सिर्फ एक इंसान के हाथ में देना पाकिस्तान को स्थिर बनाएगा या फिर उसे और अस्थिर कर देगा? क्योंकि जब जुडिशरी कमजोर हो, ऑपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा जेल में हो और मीडिया पर लगातार दबाव बना रहे तो असंतोष बाहर नहीं तो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। और इतिहास बताता है कि ऐसा असंतोष हमेशा के लिए दबा नहीं रहता। दोस्तों, ये दिलचस्प है कि जब पिछले साल भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन का संघर्ष हुआ था, उसके बाद ही पाकिस्तान ने अपनी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया और उसी के कुछ महीनों बाद ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहॉल सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न वॉरफेयर के सबक को देखते हुए ये फैसला लिया गया, लेकिन आलोचक इसे सीधा एक मौके का फायदा उठाना बता रहे हैं। एक ऐसा मौका जिसका इस्तेमाल करके सत्ता को स्थायी रूप से एक जगह केंद्रित कर लिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बाकी दुनिया इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि मुनीर को अक्सर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल कहा जाता रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें ज्यादा विरोध की बजाय एक स्वीकार्यता मिलती दिख रही है। चाइना भी अपने CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत केंद्रित मिलिट्री लीडरशिप को ही प्रेफर करता है। यानी जिन देशों का पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेक है, वो इस पावर कंसोलिडेशन पर सवाल उठाने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। भारत का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि पाकिस्तान में आर्मी की असली सत्ता रही है, चाहे सामने कोई भी सिविलियन चेहरा क्यों ना हो। इस अमेंडमेंट ने उस बात को और पुख्ता कर दिया है। भारत के लिए ये सीधा सुरक्षा का सवाल भी है, क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क में फैसले पार्लियामेंट या जनता से नहीं बल्कि एक अकेले मिलिट्री कमांडर से तय हो रहे हो तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए एक अहम मोड़ मान रहे हैं। तो दोस्तों, आज की स्थिति ये है, एक तरफ आसिम मुनीर के पास तीनों सेनाओं की कमान है, जुडिशरी पर सीधा असर है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय राजनीतिक चेहरा 3 साल से जेल में बंद है, अपने परिवार और वकीलों से कटा हुआ। और तीसरी तरफ देश के अंदर बलूचिस्तान जैसे इलाकों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के बड़े देश ज्यादातर खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी पावर कंसोलिडेशन है या फिर पाकिस्तान वाकई एक नई तरह की स्थायी मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और उस तरह की करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस पसंद आती है तो बैठक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।